हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहली वीडियो में हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में हम ये देखेंगे जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स कैसे लगता है, उस फोर्स की वजह से उसकी मोशन कैसे इफेक्ट होती है। अब अगर आपको याद हो, हमने पिछले जो टॉपिक्स थे उसमें एक बार डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जहां B मैग्नेटिक इंडक्शन है, V वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे अगर हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ये होगा क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब अगर सेम चार्ज सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी कर रहा है तब भी जो फोर्स है वो एंगल पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड से किस डायरेक्शन पे वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है। अगर ये थीटा 90 हो तो साइन 90 जो होगा वो 1 होता है। ऐसे में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम तो होता है लेकिन डायरेक्शन वाइज कैसे होगा और उसका चार्ज पार्टिकल की मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। मान लिया चार्ज पार्टिकल यहां से चल रहा है, क्यू चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से। अब देखिए ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके जो मार्कर है उसकी डायरेक्शन में। ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। इसको मैं ऐसे करके देखूं तो दोनों के बीच में एंगल जो हो गया वो 90 हो गया। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस पे जो फोर्स लगता है, आपको याद होगा थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर मोशन मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और मिडिल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां अप्लाई करता हूं तो देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इनवर्ड है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से इसकी मोशन जो होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। मान लिया यहां पे आ गया ये मूव करता करता, इस मोमेंट पे अब इसकी मोशन किधर है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक इंडक्शन वही इनवर्ड है, फोर्स किधर लगेगा, थंब की डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ। अब जब इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये मूव करता करता ऐसे घूम जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी क्या होगा, सेम केस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर है, मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट साइड, मैग्नेटिक इनवर्ड है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यहां फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये मूव कर जाएगा। ऐसे यहां पे भी इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मोशन सर्कुलर हो जाती है। इसका मतलब जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता है। तो अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करता हूं, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। यहां वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लॉरेंट फोर्स। इसका मतलब फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बी वी क्यू साइन 90। यहां से v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा एम वी बाय बी क्यू। ये इस चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस और उसकी स्पीड में रिलेशन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, ये बात तो तब थी अगर परपेंडिकुलर मूव करे। अगर थीटा
0 और 180 हो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि चार्ज पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर आ रहा है, तो इधर जाते हुए एंगल हो जाएगा 0, इधर जाते हुए एंगल हो जाएगा 180। दोनों ही केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट मूव करता है तो उस पे कोई फोर्स वर्क नहीं करता है। अब अगर हम, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक इंडक्शन के, मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर है, तो सर्कुलर पाथ में ये मूव करने लग जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ है इसको मैं इधर ले लेता हूं, ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, इसको मैंने पैरेलल लाइन से शो कर दिया, ठीक है। अब जो मेरा चार्ज पार्टिकल अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो इधर मूव करेगा, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो सर्किल में चलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर चला था, उसने सर्किल पाथ कवर किया। अब अगर मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर है, तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। लेकिन अगर वो इससे थीटा एंगल बनाते हुए मूव करता है, ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इधर मैग्नेटिक इंडक्शन v है, तो क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे ध्यान से समझेंगे। इस टाइम इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक v cos थीटा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल चलेगा, जैसे अगर हम इस पे, इस वाले कंपोनेंट पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, यानी कि जब ऐसे चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर फोर्स लगेगा, फिर दोबारा इधर लगेगा, तो ऐसे सर्किल वो ड्रॉ करेगा। तो इसका मतलब इस वाले कंपोनेंट की वजह से इस पार्टिकल की मोशन सर्कुलर होगी। लेकिन केवल यही कंपोनेंट नहीं है, ये वाला कंपोनेंट भी है। इस वाले कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा। तो इन दोनों मोशन का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि पाथ पार्टिकल ने ऐसे भी चलना है और सीधा भी चलना है, सर्कुलर भी है और स्ट्रेट भी है, तो क्या होगा, वो इस तरह से चलेगा। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यानी कि पार्टिकल जो है ऐसे हेलिकल पाथ में चलेगा। क्योंकि v cos theta provides straight line path and v sin theta provides circular path. तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ will be a helical path. अब हेलिकल पाथ होगा तो जैसे एक साइकिल पूरा होगा तो वो स्ट्रेट डिस्टेंस भी कुछ कवर करेगा, इसे बोलते हैं पिच। यानी कि जब कोई भी बॉडी हेलिकल पाथ में चलती है तो एक साइकिल में वो जितना स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करती है उसे पिच बोलते हैं, ठीक है। और इस पिच को अगर मैं d से शो करता हूं तो इस d की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिए। अभी हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। अब क्योंकि रोटेशन हो रही है तो एम वी को R ओमेगा लिखा जा सकता है बाय बी क्यू। इस R से ये R कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू एम ओमेगा बाय बी क्यू, या 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू एम बाय बी क्यू। व्हाट इज 1 बाय ओमेगा, इसको हम रब कर देते हैं। 1 बाय ओमेगा को t बाई 2 पाई लिख सकते हैं, या t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय बी क्यू। ये t क्या हो गया, ये जो हेलिकल पाथ में एक साइकिल पूरा होता है उसका टाइम हो गया। अच्छा, हेलिकल पाथ में जो स्ट्रेट वेलोसिटी थी वो v cos थीटा थी, तो d कितना हो जाएगा,
t इंटू वी कॉस थीटा, यानी कि d इज इक्वल टू 2 पाई m बाय बी क्यू इंटू वी कॉस थीटा। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हमारे पास पिच आ गई है, d इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई m बाय बी क्यू। तो ये जो टाइम पीरियड t है दैट इज 2 पाई m बाय बी क्यू। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, ना तो कहीं वेलोसिटी का जिक्र है, v नहीं है, r भी नहीं है। इसका मतलब सर्कुलर पाथ छोटा है या बड़ा है, वेलोसिटी कम है या ज्यादा है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है और उसका पाथ किसी भी तरह से सर्कुलर होता है, चाहे डायरेक्ट सर्कुलर हो या हेलिकल पाथ वाली शेप वाला सर्कुलर पाथ हो, उसमें जो टाइम पीरियड होगा वो ना तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा ना वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे एक टॉपिक साइक्लोट्रॉन के लिए, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में जो की कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो यही है कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेडियस और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होता है। छोटा साइकिल बनेगा या बड़ा साइकिल बनेगा, दोनों ही केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो इस टॉपिक में हमने ये तीन चीजें की हैं, एक तो रेडियस दैट इज एम वी बाय बी क्यू, एक जो सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसका टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा होने में जितना समय लगता है 2 पाई m बाय बी क्यू दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, और पिच जब एक सर्कल पूरा होता है तो वो कितना स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर जाता है दैट इज v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय बी क्यू। इसमें भी अगर मैं r इज इक्वल टू ऐसे लिखूं v बाय b इंटू क्यू बाय m, इस m को मैं नीचे लाके ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जो q बाय m है दिस इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज के लिए उसका अमाउंट ऑफ चार्ज और उसके मास का रेशियो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए इसे मैं E बाय n लिख सकता हूं। ये फिक्स क्वांटिटी होती है हर चार्ज के लिए, और जो इस यूनिट में आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।